वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे बेसिकली जो हमारा द हिंदू का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिकल है, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के हमारे आर्टिकल में मनरेगा स्कीम के बारे में आया है। कौन सी स्कीम के बारे में? मनरेगा स्कीम। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे टॉपिक के लिए, हमारे इकोनॉमिक के सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और टॉपिक हो जाता है ये। मनरेगा की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत फंडामेंटल टॉपिक है हमारे पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पूरे टॉपिक की अगर हम बात करें। ऑलराइट, अगर हम बात करें अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हुआ कि ये अभी दोबारा से न्यूज़ में आया है? इसका न्यूज़ में आने का कारण ये है कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक नया रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है इस स्कीम को। रिवैम्प मतलब इसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश चल रही है, जिसमें क्या होगा कि जो अभी एट प्रेजेंट मिनिमम 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है उसको हम बढ़ा के 125 दिन करने की बात कर रहे हैं। इसको बेसिकली मैंने आपको एक कंटेक्स्ट दिया है न्यूज़ में क्यों है, अभी हम सारी डिटेल आने वाली हमारे जो वीडियो है अभी से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये एक्चुअल में है क्या, ये हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। ठीक है, ये कानून एक ऐसा कानून है जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 2005 में पास करा था, जो कि ये इंश्योर करता है जो हमारे भारत देश के जो रूरल सिटीजन हैं, जो गांव दराज में लोग रह रहे हैं, उनको राइट टू वर्क प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ पास करा गया था। ठीक है, इसके अंडर क्या करा गवर्नमेंट ने, ये बोला कि हम मिनिमम 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क जो कि मैनुअल होगा, जो आपको अपने हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, मिनिमम 100 दिन का काम हम जो भी एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड उसका जो अडल्ट मेंबर होगा उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कम से कम बेसिकली 100 दिन की काम करने की उनको गारंटी दे दी गवर्नमेंट है कि हम 100 दिन का काम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस पूरे जो स्कीम है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जितने भी हमारे रूरल सिटीजन हैं, और जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना। ठीक है, ये हमारे बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्कीम का फंडामेंटल जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो मेन इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस कौन से हैं, कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी इस स्कीम के। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए, 18 साल से आपके ऊपर की आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप अप्लाई करो इस स्कीम के लिए। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग होने चाहिए। आपको ये याद रखना है ये स्कीम अभी अर्बन या शहरों में इम्प्लाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ गांव दराज विलेजेस की जो रूरल हाउस होल्ड एरिया है वहाँ पे इसको इम्प्लाई करा जा रहा है। उसके बाद विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, ये आपको कीवर्ड्स कुछ याद रखना है, यहाँ पे स्किल्ड वर्क की बात नहीं हुई, यहाँ पे अनस्किल्ड वर्क की बात हुई है। ठीक है, क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड में फर्क है, तो गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, जब मनरेगा प्रोग्राम लागू हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम कम से कम चाहे कुछ मर्जी हो जाए आपको 100 दिन का काम तो देंगे ही देंगे। ठीक है, जो कि अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होगी, और जो गवर्नमेंट एक सेट मिनिमम वेज, कम से कम जो वेज पहले डिसाइड हुई होती है वो प्रोवाइड करेंगे 100 दिन के काम के हिसाब से। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि हम कम से कम 100 दिन का काम देंगे, बट कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट 100 दिन पूरे नहीं कर पाई, तो क्या होगा? तो उस टाइम पे तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अगर मान लो वर्क 15 दिन के अंदर अंदर असाइन नहीं हुआ, जब हमारा जो रूरल हाउस होल्ड का कोई भी एलिजिबल मेंबर है उसने इस स्कीम के लिए अप्लाई करा, उसको 15 दिन के अंदर अंदर अगर काम नहीं मिला, तो जो एप्लीकेंट है वो एंटाइटल्ड है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को ले सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है, ये जो अलाउंस है, ये अलाउंस कितना होता है? ये 1/4 होता है हमारी मिनिमम वेज का, जब पहले 30 दिन अगर उस बंदे से काम करवाया जाए। ठीक है, अगर उसके बाद का जितना भी है उसके बाद उसका आधा हो जाएगा। लेट्स से उसने 30 दिन 100 रुपये के हिसाब से काम करना था, बट उसको पहले 15 दिन में काम नहीं मिला, तो उसको 25 रुपये मिलेगा। उसके बाद जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो 100 रुपये का 50 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो उसको ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेजिडेंस, आप जब इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे आपका रेजिडेंस प्रूफ हर चीज़ मांगी जाती है वेरिफिकेशन के लिए। इस स्कीम में बेसिकली क्या करा जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, लेट्स से आप कोई XYZ एरिया में रह रहे हो पटना में, ठीक है, तो वहाँ का जो लोकल एरिया है गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट का काम दिया जाए वो घर के आसपास ही दिया जाए, कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको वो काम प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा बेसिकली आपको ज़्यादा दूर ना आना जाना पड़े। बट इन केस लेट से गवर्नमेंट आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर से कोई काम देती है तो आपको स्पेशल ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड करा जाता है अगर आप इस 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर काम करने जा रहे हो। ठीक है, ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
इसको ये बेसिकली ना चीज़ ऐसी होती है, स्कीम के बारे में जब हम मेंस में आंसर लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड कि आपसे ज़्यादातर सिग्निफिकेंस चैलेंजेस या हमारे रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं, बट इसके जो की पॉइंट्स है कि रिफॉर्म्स चाहिए किसमें, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया पर मिल नहीं रहा है, तो उसमें चेंजेस चाहिए ना, तो आपको उसको पता होना चाहिए कि अभी अलाउंस मिल कितना रहा है, कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको काम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इस पूरी स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो लीड रोल प्ले करते हैं प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, और पूरा जो काम एलोकेट करना है उसको मॉनिटर करने में, और जो काम हो गया उसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, उसको देखेंगे कि क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। और फिर जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा आप सबको पता है हमारी जो लोकल बॉडीज होती हैं, है ना, जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं जो इलेक्टर रोल में आते हैं वो हमारी ग्राम सभा में काउंट होते हैं। ठीक है, उनको जो लीड करते हैं वो ग्राम सभा है हमारी। उनको अथॉरिटी दी गई है वर्क सजेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे कौन सी जगह पे काम करवाना भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और उनको ये बोला गया है कि उनको कम से कम जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्क खुद से कैरी आउट करना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे कौन से लोकल एरिया में काम करवाने की जरूरत है, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके बाद कंपनसेशन फॉर डिलेज, जो पेमेंट्स होती है जब लोग काम कर रहे होते हैं तो यूजली इनको हफ्ते के हिसाब से, वीकली बेसिस के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और आप जब पैसे प्रोवाइड करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपको करने पड़ेंगे, आप 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं आया और आप 15 दिन ऑलरेडी बहुत निकल चुके हैं आगे, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। वो आपकी जो कंप्लेंट है उसको 7 दिन के अंदर अंदर जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक की प्रोविजंस है कि इस पूरी स्कीम में भी एट प्रेजेंट चल क्या रहा है। अगर हम बात करें जो हमारे सिलेबस के लिए, जो हमारे आंसर राइटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये हो जाती है कि जो हमने इतनी बड़ी स्कीम की बात कर ली, इतने फंडामेंटल्स हमने इसके देख लिए, इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारे देश को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी मनरेगा स्कीम है बेसिकली, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स बेस को इंप्रूव करने के लिए, खास करके जो हमारे रूरल पुअर लोग हैं, जो गांव में पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, इसका हमारा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम के चलते हमारी जो रूरल एरियाज़ की जो बेसिक सर्विसेज की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंप्रूव करा है, जैसे कि पानी, सैनिटेशन, साफ सफाई, और जो हाउसिंग की बेसिक फैसिलिटीज़, वो इस सब चीज़ों से इंप्रूव हुई है। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक पर्सन है राम, वो XYZ विलेज में रह रहा है, और उसी विलेज की जो ग्राम सभा है वो बोल रही है कि हमको हमारे विलेज में रोड बनवानी है, और इस राम ने इस स्कीम में एनरोल करा हुआ है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्राम सभा से पूछेगी आपको कहाँ पे काम करवाना है, तो ग्राम सभा बोलेगी कि हमको यहाँ पे इस हमारे गांव की ये सड़क को बनवाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राम जैसे जितने भी वहाँ के लोकल लोग होंगे उनको काम करने भेजेगी, उनको काम करने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, और जो रोड है वो गांव की एक इंफ्रास्ट्रक्चर काउंट होगा, वो गांव की संपत्ति मानी जाएगी, वो ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको भी फायदा हो रहा, ग्राम सभा अपना एक्टिव रोल प्ले कर रही है, और ग्राम सभा और विलेज वालों को, जो गांव दराज के लोग हैं, उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प हो रही है। जो बेसिक फैसिलिटीज है, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, और जो रोड्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में यहाँ पे बहुत हेल्प हो रही है। उसके बाद कंपनसेटिंग इनकम लॉस, एक स्टडी के मुताबिक, जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी 4 स्टेट्स में। कौन से स्टेट में? बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। इस स्टडी में क्या पता चला कि जो मनरेगा स्कीम है उसने ऑलमोस्ट 20 से 80% अगर किसी को इनकम का लॉस हुआ है, कोविड-19, खास करके कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों के काम रुक गए थे, तो इस स्कीम ने 20 से 80% लोगों की इनकम लॉस को कंपनसेट करा है, लोगों को गरीबी में दोबारा नहीं जाने दिया। ठीक है, इस वजह से ये हमारी जो स्कीम है इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये जो रिपोर्ट का डाटा कोट करके आना है अपने आंसर में, अपनी राइटिंग में, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपके पास एक डेप्थ और थोरो नॉलेज है इस टॉपिक की। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, यूजली होता क्या है, लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं। उसके बाद जो वॉइड क्रिएट होता है, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि हर किसी को अकोमोडेट कर पाए, और अगर रूरल एरियाज में सब लोग घर छोड़ के चले जाएंगे तो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट होगी कैसे, किसके लिए काम करेंगे फिर। इस वजह से ये जो स्कीम है अर्बन एरियाज में फालतू की जो माइग्रेशन होती है उसको रोकने का काम करती है। जो गोल है वो ये है कि जो माइग्रेशन हो रही है रूरल से अर्बन एरिया उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे गांव दराज के इलाके हैं ना, वहाँ पे बहुत ऐसी लेबर है जिसको यूज ही नहीं करा जा रहा, जिसको एफिशिएंटली उससे काम करवाया ही नहीं जा रहा, जिसके पास स्किल्स है उसकी कोई कदर ही नहीं करी जा रही। तो ये स्कीम क्या करती है, जो हमारा ये बीच का जो गैप है ना, दो चीज़ों को कनेक्ट करने का, डेवलपमेंट
और हमारी जो लोगों की ग्रोथ है, जो लोग गांव में शहर रह रहे हैं, वो जो ब्रिज का काम है स्कीम कर रही है। डिमांड्स ड्रिवन स्कीम है ये। अगर आप बोलोगे आपको तभी काम मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके घर घर नहीं आएगी आपको स्कीम में रजिस्टर कराने के लिए, आपको लोकल रेलिवेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद लाइवलीहुड, जो लोगों का लाइवलीहुड है, जो उनका जीने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, खास करके रूरल पुअर का, ठीक है। और जो लोगों ने पैसे कमाए अपनी मेहनत के चलते, तो बहुत लोगों ने ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करे हैं, जैसे कि वेल्स बनाए, पॉन्ड्स बनाए, रोड्स बनाए, कैनाल्स बनाए। ये ओवरऑल पूरे के पूरे जो हमारे गांव दराज के लोग हैं जो वहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके इलाके को ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है और सबका यहाँ पे फायदा हो रहा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपको टर्म याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट्स बेस्ड अप्रोच। ऐसे कीवर्ड्स आपको यूज करके आने हैं। सी आई एम टेलिंग यू, जो मेंस की जो स्कीम है, जो मेंस का जो गोल है ना, जो हमारा, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आपको हर चीज़ एग्जाम में नहीं याद रहने वाली है कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था, सर ने हमको क्या पढ़ाया था, हमने पीडीएफ में क्या पढ़ा था। इट रिक्वायर्स रेपिटेटिव नंबर ऑफ रिविजन्स टू जस्ट रिवाइज कि हमने क्या पढ़ के आए हैं। बट अगर आपके पास ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपने लिखे होंगे, आपको एक अच्छा कीवर्ड का सेट प्रोवाइड करा होगा, आप एक कीवर्ड सिर्फ एक आंसर में नहीं, आप अपने 10 आंसर में भी यूज कर सकते हो अगर इससे मिलता जुलता कुछ आएगा, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर स्कीम काम करती है। इससे पहले जितने भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स थी, ठीक है, वो ऐसा नहीं करती थी। बट इस स्कीम के बाद क्या हुआ, इस एक्ट में जो क्रॉनिक पॉवर्टी है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली पॉवर्टी है, जिसमें लोगों की सदियां और जिंदगी निकल जाती है, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है राइट्स बेस्ड अप्रोच के साथ, कि हर किसी के पास अधिकार है, लीगल राइट है उनके पास काम करने के लिए, तो आप उनसे उनको वो अधिकार छीन नहीं सकते हो। अगर हम इसकी, अगर आपको ना, अगर आपको एग्जांपल्स कोट करके आनी है, अगर हम हमारी जो लेटेस्ट हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट है उसकी बात करें, या हमारी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है पॉवर्टी जो काउंट करती है, उसमें 10 साल के अंदर अंदर हमने 25 से 26% लोगों में से हमारा जो पॉवर्टी का गोल था 3% तक का, वहाँ तक 4% तक ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ये ऐसी ही स्कीम्स है जिन्होंने इस नंबर को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अगर हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें कि कौन सी जगह पे इस स्कीम को इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करा गया है कि इनको केस स्टडी के तौर पर स्टडी करा जा रहा है। सबसे पहले जलपाईगुड़ी में क्या हुआ, ये ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ इन्होंने स्कीम को कनेक्ट कर दिया। ब्लू रेवोल्यूशन कोई भी ऐसी चीज होती है जो हमारी ओशन की इकोनॉमी से, जो हमारी समंदर की इकोनॉमी से लिंक्ड होती है, ठीक है। हमारी जो फिश प्रोडक्शन की जो बूस्टिंग की जो हमारी चीज़ है, प्रोसेस है, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। सारी वो चीज़ें जो समंदर से रिसोर्सेज से लिंक करती है उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन में काउंट करते हैं, उसको हम ब्लू इकोनॉमी में काउंट करते हैं। जलपाईगुड़ी एक कोस्टल टाउन है। यहाँ पे जब मनरेगा की स्कीम लागू करी गई थी तो लोगों के पास बहुत डाइवर्स और स्टेबल पॉलीकल्चर सिस्टम थे, जिसकी वजह से जो फिश फार्मर से जो फिश की खेती कर रहे थे उनको वेजिटेबल्स और जो फिश थी उसको सेम टाइम पे सेम जगह पे उगाने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने अपने लाइवलीहुड को बूस्ट करा। उसके बाद पश्चिम बर्धमान, यहाँ पे पोल्ट्री शेड को इंप्लीमेंट करा गया था, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल देखी गई है। यहाँ पे जो औरतें थी उन्होंने अपना खुद की कमाई करनी शुरू कर दी। बहुत उसकी मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सोशल कैपिटल इकट्ठा करी, लोगों को इकट्ठा करा, वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ को उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा और अपने खुद के लिए एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम की लंबे टाइम तक चलने वाला पैसे का जरिया क्रिएट करा, कि ताकि उनको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमारी साउथ वेस्ट खासी हिल्स, यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रुप ने 14 विलेजेस में मिलके मनरेगा को साउथ वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करा था सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए। यहाँ पे खुद से लोग इकट्ठे हुए, रिलांग रिवर है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया में, यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करा और अपनी मार्केट्स को लिंक करा, जिसके चलते वो आज जो विलेजेस है, आज वो टाउन्स सिटीज़ में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इस स्कीम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक जर्नी में। ये तो हमने बात करी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आपको कुछ पॉइंटर्स में ये इवैल्यूएट करना है कि इस पूरे स्कीम के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आउटकम्स क्या थे, तो मोटे मोटे मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं, आप अपने इसको फटाफट से एक बार देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम इसके पॉजिटिव आउटकम की बात करें तो एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उभर के आई है, खास करके हमारे रूरल इंडिया में, जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करा जा रहा था। उसके बाद जो गरीब लोग थे उनको एक लाइवलीहुड, उनको एक जीने का जरिया दिए, अब वो किसी पे फालतू डिपेंडेंट नहीं है। लोगों ने मेहनत से, बहुत मेहनत के चलते एक ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जो लंबे टाइम के लिए उनको काम हेल्प करेंगे। वाटर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करा गया है, सॉइल इरोजन को बचाने की कोशिश करी गई है और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की यहाँ पे ट्राई करी गई है। लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों के जो घरों के रहने का तरीका है, उसमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि लोगों की जब इनकम बढ़ी है तो लोग अपने आप के ऊपर भी, अपने घरों के ऊपर
जो कच्चा मकान वाला कंसेप्ट था, जो कच्चा हाउस का कंसेप्ट था, वो पक्का हाउस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इसी स्कीम की बदौलत है लोगों के पास इनकम आ रही है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो वुमेन जैसे वर्नरेबल सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, उनको वहाँ पे इंपावरमेंट देखने को मिलती है। बट आई ऑलवेज टेल यू कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव भी है तो उसका नेगेटिव भी होगा ऑब्वियसली। नेगेटिव आउटकम में क्या आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जो सोशल ऑडिट की बात करी थी कि लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो काम चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, उसके ऊपर कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो इतनी कंटिन्यूसली नहीं फॉलो करा जा रहा। उसके बाद लीकेज ऑफ फंड्स, मान लो 100 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर करा स्टेट गवर्नमेंट को कि इन लोगों को बांटना है, वो बीच का पैसा करप्शन के चलते, फंड के आपस में बांटने के चलते वो पैसा 100 करोड़ का सिर्फ 20 करोड़ ही स्टेट्स के पास पहुंच रहा है और बाकी सारा पैसा बीच में गायब हो रहा है। फिर जो टेक्नोलॉजी और जो नेटवर्क के इश्यूज यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, लोगों की जो पेमेंट होनी चाहिए वेजेस की, जो उनको तनख्वाह मिल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत मार्जिनली कम उनको ऐसे इनकम प्रोवाइड करी जा रही है। आज के टाइम में जब इन्फ्लेशन बूस्ट मार रही है, इकोनॉमी इतनी ऊपर चल रही है, अगर आप इस वेज रेट को रिवाइज नहीं करोगे तो लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो सेम रहने वाली है, बट जो डिमांड है गुड्स को लेके वो इंक्रीज होएगी, जिसके चलते लोगों के पास जो उनकी इनकम है, जिसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, सारा टैक्स पे करने के बाद, ऑब्वियसली ये लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। मान लो कोई चीज़ पहले 20 की थी, अब वो उनको 40 की मिल रही है, बट उनकी इनकम तो आज भी 100 की 100 ही है ना। तो बाकी पहले उनको जब यहाँ पे 80 रुपये बच रहे थे अपने खुद के लिए, अब यहाँ पे सिर्फ 60 रुपये बच रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का नुकसान होने को देख रहा है, जिसकी वजह से जो जो वेज रेट है यहाँ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हम लेके आ सकते हैं ताकि जो मनरेगा है उसको और सक्सेसफुल बनाया जा सके, नो डाउट इस स्कीम ने हमारे देश की इकोनॉमिक तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। बट आज भी कुछ लूप होल्स हैं, अगर इसको ओवरकम नहीं करा तो ये स्कीम जो इसका इंटेंशन था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। बट उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन रेडी होना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले अर्बन मनरेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि स्कीम का नाम ही क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये सिर्फ अभी तक रूरल एरिया के लिए चलाया जा रहा था, बट अगर हम इसको अर्बन कंसेप्ट में लेके जाएंगे, अर्बन शहरों में लेके जाएंगे, ठीक है, इसके चलते जो एम्प्लॉयमेंट है वो और बूस्ट होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में पॉवर्टी नहीं है। कंट्रास्ट वाली बात बताता हूँ आपको एग्जांपल की, रूरल एरियाज में आई एग्री पॉवर्टी है, गरीबी है, बट जो अर्बन पॉवर्टी है वो रूरल पॉवर्टी से भी ज़्यादा बद से बदतर चीज़ें कर रही है। ठीक है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, एटलीस्ट गांव में लोगों के पास घर बनाने की जगह तो है, पर शहरों में जगह भी नहीं बची है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको यहाँ पे टैकल करा जा सकता है। और जो लो स्किल्ड वर्कर है, जिनको ज़्यादा हाथ की कला नहीं आती है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, हाथ की मेहनत से वो अपना इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनरेगा में अभी हम क्या कर रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लोगों को वेज रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट ही लें, जिसके चलते क्या होगा कि सब लोगों को उनके इनकम के हिसाब से बराबर का पैसा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ऑलरेडी पैसा स्पेंड कर रही है। अगर इसको रैशनलाइज तरीके से स्पेंड करा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद मनरेगा को बाकी उसकी पुरानी जितनी स्कीम्स हैं, या जो भी ऐसी स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करती है, उनको कन्वर्ज करना जरूरी है, उनको एक साथ करना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक स्कीम का प्रोविजन कुछ अलग बोलता है, दूसरी स्कीम का प्रोविजन कुछ अलग बोलता है, जिसके चलते जो स्कीम की एग्जीक्यूशन में जो लोकल अधिकारी बैठे हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो मनरेगा के अलावा जितनी स्कीम्स हैं उसको कन्वर्ज करना जरूरी है, उनको अलाइन करना जरूरी है, ताकि जो प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी है कि वो लंबे टाइम तक अपना काम कर पाए, वो इंश्योर करना जरूरी है। उसके बाद कुछ इनोवेटिव मेजर्स की हमको जरूरत है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करा जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, उसको प्रोसेस को मॉनिटर करा जा सके, और कोई भी ऐसे कंप्लेंट का मैकेनिज्म को अच्छे से एड्रेस करना जरूरी है। मनरेगा को अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जब हमको पता है हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम मनरेगा को प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाले मनरेगा के जो वर्कर्स हैं वो उनको अपने काम के लिए भी हायर कर सकते हैं, जिसके चलते और जो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प कर पाएंगे इस प्रोग्राम को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन हमको पता होने चाहिए, ये चीज़ें आपको हर जगह बुक्स में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, यू शुड बी वेरी वेल अडेप्टेड विद दिस पॉइंट्स। आपसे अगर कोई रात को नींद में उठा के भी पूछे कि हाँ बताओ मनरेगा को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तो आपके पास ये 5-6 पॉइंट्स, कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी हैं।
उसके बाद सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मनरेगा की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको और अच्छे से इंप्रूव करना है तो जो सोशल ऑडिट्स कम से कम हर 6 महीने के अंदर होने ज़रूरी हैं। उसके बाद जॉब कार्ड्स हर उस इंडिविजुअल को मिलने चाहिए जो एलिजिबल हैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर मनरेगा के। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्टेड है, वो चुना हुआ व्यक्ति है, या कोई भी मनरेगा का ऑफिशियल्स है, उनको जॉब कार्ड नहीं मिलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी करप्शन के चलते क्या होता है, जो लोग ग्राम सभा में काम कर रहे हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जो इलेक्टेड है, वो भी अपना जॉब लिस्ट करके वहां से इनकम कलेक्ट कर रहे हैं, बट काम वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जो जॉब कार्ड्स हैं उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वहां पे इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मेंस में आपको इंटरलिंकेज के बारे में पता होना जरूरी है। इंटरलिंकेज मतलब कि अगर कोई इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट कर सकता है, अगर कोई पॉलिटी का कंसेप्ट है वो हमारे इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो अपने को ओवरऑल डायमेंशन कवर करने की जरूरत है अगर अपने को अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। इस इमेज में बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, वो जो हमारी मनरेगा की स्कीम है वो इन गोल्स में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है वो नो पॉवर्टी की बात करता है, जो गोल 2 है वो जीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ, फिर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद इंडस्ट्री, और जो हमारी जो भी इनइक्वालिटीज़ है समाज में, जो असमान्यता है उसको कम करने की ओर बात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में जो मनरेगा की स्कीम है वो बहुत बड़े लेवल पे अभी एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो जो मनरेगा है वो सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, बट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट है हमारे सोशल जस्टिस का, हमारे समाज को, उस तबके को ऊपर उठाने के लिए, और ऐसा चीज़ है जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख रही है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्कीम का नाम महात्मा गांधी से शुरू हो रहा है। महात्मा गांधी जी की अगर आपको फिलॉसफी पता हो, उन्होंने हमेशा बात करी है कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो जो हमारे विलेजेस हैं उसको एम्पावर करना जरूरी है। तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर हम विलेजेस को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं मनरेगा स्कीम में अपना एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, वहीं के लोगों को काम करवाया जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को अगर हम और स्ट्रेंथ करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे राइट बेस्ड अप्रोच को बचाते हुए, तो हम एक बहुत अच्छा इंक्लूसिव और रिजिलियंट रूरल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे गांव के जो पिछड़े दराज के जो इलाके हैं उनको भी तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। और हर इंसान को शहर में जाके बसने की जरूरत नहीं है। जब गाँव में हमारा भारत बस रहा है तो उन गाँव को ही इंप्रूव करने की जरूरत है, रेदर देन घर बदलने की। ठीक है, और खास करके जो क्लाइमेट चेंज और जो हमारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आजकल हमारी वर्ल्ड में प्रजिस्ट कर रही है, उसको ओवरकम करने के लिए जो 2005 की स्कीम है उसको 2025 के हिसाब से बदलने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसी चीज़ की बात करी है कि हम जो 100 दिन की मिनिमम गारंटी दे रहे हैं वो हम कम से कम बढ़ा के 125 दिन करने का सोच रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2 या 3 हफ्ते में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो चीज़ होने वाली है हम ऑलरेडी उसको कवर कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप किसी भी इकोनॉमी के टॉपिक को पॉलिटी के साथ लिंक कर पाओ, किसी भी टॉपिक को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर पाओ। ये इंटरलिंकेज होना जरूरी है, ठीक है, ओवरऑल डायमेंशन कवर करने के लिए। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट हमारे जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, कौन से प्रावधान है, क्या फीचर्स हैं, कैसे चल रही है, क्या एलिजिबिलिटी है, और कैसे इसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।